सुनील सर, आपने देखा होगा, आप पूरा जो सीन था, दृश्य था, और जैसा मैंने कहा, और शुभेंद्र अधिकारी के सिर मुख्यमंत्री पद का ताज रख दिया गया। शपथ विधि की जो औपचारिकताएं कल होनी है, लेकिन आपने बहुत सारे चेहरे पड़े होंगे जो बहुत लंबे वक्त से वहां बीजेपी के जो लोग हैं, हम देख रहे हैं लगातार कि हो ये रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है या और भी दलों को खत्म करने की कोशिश जो होती है, लेकिन जो दूसरे दलों से आए लोग हैं, शुभेंदु भी उसी श्रृंखला में, लेकिन वो दावेदार थे, लेकिन अब चेहरे पड़े हैं। तो पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी सारा कुछ देखने के बाद? क्या उनके समक्ष चुनौतियां हैं, अब दिखती हैं आपको शुभेंदु अधिकारी? क्योंकि बंगाल इस वक्त जहां वो हिंसा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सारा कुछ सीन है, तो क्या क्या आप देख पाते हैं, देखते हैं? पहली शुरुआत आपसे। धन्यवाद संजय जी। एक तो पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के ही लोगों के मन में ढेर सारे संशय हैं, ढेर सारी आशंकाएं हैं। विपक्ष के लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। लोगों के जानकारी में भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे इस चुनाव की पूरी पूरी प्रक्रिया को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके प्रति ही विश्वास कायम करना वो एक बड़ी चुनौती है। लोगों को लग रहा है कि अगर आप बड़े पैमाने पर लोगों के 90 लाख लोगों के नाम काट करके जो आपने जनादेश प्राप्त किया, जिस तरीके के आपने चुनाव हासिल किए, उसके प्रति लोगों का आम विश्वास कैसा बन पाता है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये इसीलिए आप मीडिया के एक वर्ग के द्वारा आप देख रहे हैं कि इस पूरे के पूरे चुनाव को लेकर के उसको लेजिटिमेट करने की एक बड़ा भारी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन लोगों के सामने जिस के तथ्य आ रहे हैं कि बड़े पैमाने पर नाम काटे गए, जिन जगहों पर नाम काटे गए, नाम कटने वालों की जो संख्या है उसकी तुलना में जो जीत दर्ज करने वालों का जीत दर्ज करने का जो अंतर है वो कम है। तब इस तरह के तमाम चीजें लोगों के सामने है। तो पहला प्रश्न तो नई सरकार के सामने यही होगा कि वह आम लोगों के मन में नई सरकार के प्रति एक विश्वास कायम हो, लोगों के मन लगे कि नहीं वो उनकी चुनी हुई सरकार है। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, या चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। जहां तक संगठनात्मक आपने बात की, स्वाभाविक सी बात है कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मूल नेता नहीं है, संघ से निकले हुए नेता नहीं है। वो पहले कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस से टीएमसी में गए, टीएमसी से के ममता बनर्जी के बड़े करीबी लोगों में रहे, विश्वासपात्र लोगों में रहे, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो शुरू से ही जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के राजनीति करते रहे हैं, वो उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। लेकिन ये भी सही है कि शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद जो गति मिली या जो धार मिली बीजेपी संगठन को, वह उस तरह की धार या उस तरह के संगठनात्मक ताकत जनसंघ या बीजेपी के पास नहीं थी। दिलीप घोष बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, खाटी संघी व्यक्ति हैं, लेकिन पूरे पैन पश्चिम बंगाल वो असर रहा हो ऐसा नहीं था। ये सिन्हा साहब, राहुल सिन्हा जी बड़े नेता हैं वहाँ के, जनसंघ के जमाने से रहे हैं। और लेकिन जो शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद से वो मिला, एक आक्रामकता मिली बीजेपी को, वो नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से संगठन को जिंदा रखने, लोगों को अपने संगठन के साथ जोड़ने, राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने, विपरीत परिस्थितियों में भी संगठन की पहचान बनाए रखने, अपने मूल्यों, सिद्धांतों और अपने सोच के अनुकूल संगठन को चलाने, यह श्रेय तो राहुल सिन्हा और दिलीप घोष जैसे लोगों को दिया ही जाना चाहिए। इन लोगों ने कम से कम, चाहे वाम दलों की सरकार रही हो, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, उन सरकारों में पार्टी को चलाते रहे हैं लोग और बड़ी ताकत के साथ चलाते रहे। तो वो चुनौती शुभेंदु अधिकारी के सामने है कि जो मूल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन लोगों के का विश्वास कैसे हासिल करें और किसी तरह के नाराजगी लोगों के मन में पैदा न हो। अब लेकिन ये जरूर है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ अन्य नेताओं को भी पार्टी अपने साथ जोड़ेगी। मेरे सरकार में महत्वपूर्ण स्थान मिलेगी जो मूल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। मुझे लगता है कि जो एक महिलाओं को लेकर के एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है बीजेपी, उसके तहत भी तो हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री के पदों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो आवे और सरकार में प्रमुख पदों पर रहें।
तो यह बैलेंस तो बनेगा, लेकिन लीडरशिप तो शुभेंदु अधिकारी के अलावा किसी को भी दिया जाता तो एक तरह की नाराजगी पैदा हो सकती थी लोगों में मन में, क्योंकि जो सरकार जो लोग चुन करके आए हैं उसमें भी शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों की संख्या ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि सब के सब लोग संघ के विचारधारा के ही लोग हैं। ढेर सारे लोग हैं जो अन्य दलों से आए हुए हैं, पार्टी में से चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके आए हैं। तो कोई विकल्प की स्थिति नहीं थी, किसी और को ले आया जाता। शुभेंदु अधिकारी एकमात्र ऐसे थे जिसको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाती, जो पहले से जो उसकी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप बीजेपी ही लगाती रही शुभेंदु अधिकारी पर, लेकिन बीजेपी तो हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी लगाती रही, अब तो कोई बात नहीं करती हो। तो यह अब मतलब नहीं रह गया। अब जितने मुद्दे थे बीजेपी के, वो सभी मुद्दे नेपथ्य में चले गए। वंशवाद का आरोप लगाती रही है बीजेपी, बिहार की सरकार का विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र उसमें शामिल हुए हैं। वो केवल नीतीश कुमार जी के पुत्र उसमें शामिल नहीं हुए, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र शामिल है। ये आप सोचिए, कई बड़े नेताओं के परिवार के लोग उस मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। परिवारवाद का जो नारा लगाते थे विरोध का, वो आपके सामने है। भ्रष्टाचार के खिलाफ का जीरो टॉलरेंस के बाद जो बीजेपी करती थी, उसकी बात आप भूल जाइए। अब वो उसके लिए कोई विचारने विषय नहीं है। जिसके ऊपर बीजेपी गंभीरतम भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है, आज उनको बाकायदे वो सुशोभित करती है, विभिन्न पदों पर स्थापित करती है, मान सम्मान देती है, सब चीजें हो रही हैं। तो अब आप जो मुद्दे इनके रहे हैं, सभी मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता है सत्ता में बने रहने के लिए। वही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी है। ये चुनाव जीतने के बाद भी जनता के मन में विश्वास हासिल करना, यह जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं उनको रोकना, एक अमन चैन कायम करना, कानून का राज कायम करना, ये बड़ी चुनौती है। अभी तात्कालिक रूप से शुभेंदु अधिकारी के सामने आएगी। जी सुनील सर, आप टिप्पणी कर दीजिएगा, आपने सुना होगा। और सुनील जी से पूछता हूं मैं, शायद मनोरमा अजीब हो गई, फ्रीज हो गई, टूट गया लिंक। देखिए, तमिलनाडु में जो कुछ भी हो रहा है वह असंवैधानिक है, और भारतीय जनता पार्टी को विजय से कोई शिकायत नहीं है। जो कांग्रेस का समर्थन उनको मिल गया, सत्ता में कांग्रेस आ रही है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वीकार करने लायक नहीं है। वह भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को किसी भी राज्य में किसी भी स्तर पर सत्ता में देखना नहीं चाहती, और इसीलिए तरह तरह के रोड़े अटकाए जा रहे हैं। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जिस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, माने भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा मनोनीत राज्यपालों ने कर्नाटक में, जहां मनोरमा जी बैठी हुई हैं, येदियुरप्पा साहब की सरकार को, अल्पमत सरकार को बैठाया। महाराष्ट्र में इन लोगों ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार को बैठाया। इसी पार्टी के नेता 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अल्पमत होने के बावजूद सरकार बनना स्वीकार किया, और 13 दिन के भीतर उनकी सरकार चली गई। उस समय भी एक आदर्श कांग्रेस पार्टी के नेता, उस समय राजीव गांधी ने दिखाया कि कहा कि मुझे सत्ता के जो विपक्ष में रहने का जनादेश प्राप्त हुआ, हम सरकार नहीं बनाएंगे, जबकि सदस्य संख्या उनकी बीजेपी से ज्यादा थी। अभी तमाम, आपको गोवा का उदाहरण आपको याद कर लीजिए। पर्रिकर साहब की सरकार अल्पमत की सरकार थी, उससे ज्यादा सदस्य कांग्रेस के जीत करके आए थे, उन्होंने उनकी सरकार बनाई। तो एक दो उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण। और दूसरी चीज, ये बाकायदे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि बहुमत सिद्ध करने का स्थान विधानमंडल है, बहुमत सिद्ध करने का स्थान राजभवन नहीं है। अगर किसी गठबंधन या राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है, तो साबित होगा विधानसभा में। सबसे ज्यादा सीटें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है, या सिंगल लार्जेस्ट अलायंस जो है, उसको आप बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए। वो सरकार बनाए, उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हैं आप 118 लोगों का नाम लेके आइए। 118 के नाम नहीं होंगे तो क्या भंग कर देंगे आप? अगर वो कहे कि नहीं ठीक है, 118 का नाम हम लेकर के नहीं आए, आप निर्णय ले लीजिए, क्या कर लेंगे? सरकार नहीं बनेगी। फिर आप बिना विधानमंडल का चेहरा देखे आप विधानसभा भंग कर देंगे। ये तो केवल किस तरह का है कि संविधान नहीं मानना है, परंपराओं को नहीं मानना है, जिन बातों के लिए देश जाना जाता रहा उसको नहीं मानना है। मनमाने तरीके से, यह वही तमिलनाडु है और वही
राजभवन है, जहां पे पिछली सरकार के द्वारा विधानमंडल से पारित कानूनों को कई महीनों तक, सालों तक लटका के रखा जाता रहा। स्टालिन साहब को अपने विधेयकों को स्वीकृति के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ये वही राजभवन है। तो आप इनसे अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं, एक चुनाव हुआ और चुनाव के बाद एक सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और संविधान के अनुसार जो व्यवस्था की गई उसके अनुसार सरकार का गठन हो जाएगा, ये बहुत, ये तो कहिए कि डीएमके ने बहुत ही परिपक्वता का परिचय दिया। स्टालिन ने कहा कि नहीं, हमको सरकार से बाहर आने के लिए जनादेश मिला, हम विपक्ष में बैठेंगे, 6 महीने तक कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। और विजय की मजबूरी यह है टीवीके की कि वो बीजेपी के साथ जा नहीं सकती। बीजेपी और एआईडीएमके के साथ उसका एक अलग विरोध रहा है, वो सांप्रदायिक राजनीति करने के बाकायदे आरोप लगाते रहे हैं। जिस राजनीति के विरोध में लोग टीवीके के साथ खड़े हुए 2 साल की पुरानी पार्टी के साथ, अगर आप उसी ढर्रे पे आज ही चलना शुरू कर देंगे तो ये तो आपके राजनीति के लिए बहुत ही खराब स्थिति होती है और बहुत ही डाउन द लाइन अच्छा संदेश नहीं जाता। अगर दोबारा चुनाव कराने की नौबत हो गई तमिलनाडु में, तो संजीव जी यकीन मानिए किसी पार्टी का अता पता नहीं चलेगा कहाँ गया हो। या टीवीके को मिला हुआ जनादेश ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप वहां की जनता किस तरह की राजनीति देखना चाहती है। और अगर इस तरह के तकनीकी आधार पर सरकार गठन के लिए अवरोध पैदा किए जाते रहे और तो इसका परिणाम बहुत ही अच्छा नहीं होगा। और अगर कल इसी अवधि में दोबारा चुनाव की नौबत आ गई तो हमारे यहाँ भी कल्पना के बाहर होगा कि किस तरह का जनादेश वहां की जनता देगी। जी।